16 दिसंबर 1971 वो दिन है जब कुर्रा अर्ज पर बांग्लादेश के नाम से एक नए मुल्क का ज़हूर हुआ। ऐसा नहीं कि एक ही रात में अचानक ये देश दुनिया के नक्शे पर उगाया था। 16 दिसंबर तक पहुंचने में मशरकी पाकिस्तान की सरजमीन और वहां के वासियों को खून की एक खौफनाक नदी अबूर करना पड़ी थी। लेकिन ये खून की नदी पाकिस्तान में मार्शल लॉ और 1950 की दहाई में पे दर पे आने वाली हुकूमतों की गलत पॉलिसियों का ही नतीजा थी। इसका आखिरी मरहला अवामी लीग के 1970 इलेक्शन जीत जाने के बाद इसे इक्तदार मुंतकिल करने से इनकार था, जिसने बिल आखिर मशरकी पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू करवा दी। और फिर 9 माह इस खाना जंगी का भरपूर फायदा उठाने के बाद दिसंबर में भारत ने मशरकी पाकिस्तान में फौजें दाखिल की, तो लड़ाई इससे बहुत पहले ही हारी जा चुकी थी। 1971 में हुए सकूते ढाका से मुतालिक नया दौर पर मुतादिद वीडियोस हमने माजी में भी नाजरीन की तालीम के लिए बना रखी है। आज हम आपके साथ मिलकर सिद्दीक सालिक साहब की मारकतुल आरा किताब पढ़ेंगे, जो इस जंग में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में मौजूद फौजी हुक्काम की बेवकूफियों और नालायकियों से पर्दा उठाने में हमारी मदद करते हैं। सिद्दीक सालिक एक फौजी अफसर होने के साथ साथ एक पाकिस्तान के उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी थे। वो लिखते हैं कि 25 मार्च को ढाका में ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से फौजी ऑपरेशन किया गया और 26 मार्च 1971 को गैर मुल्की नामा निगारों को ढाका से निकाल दिया गया। इसका नुकसान ये हुआ कि इन नुमाइंदों ने कलकत्ते जाकर तरह तरह की खबरें देना शुरू कर दी, जिनका लुब्बे लबाब यह था कि पाक फौज बेगुनाह और निहत्ते बंगाली शहरियों पर तशद्दुद कर रही है। मेजर सिद्दीक सालिक ने फौज की हाई कमान को तजवीज पेश की कि इन नुमाइंदों के जरिए हमें यह पैगाम देना चाहिए कि पाक फौज का सामना निहत्ते बंगालियों के बजाय बागी फौजियों से है, जिन्होंने पाक फौज के खिलाफ बगावत कर दी है। हकीकत भी यही थी। इस तजवीज को यह कहकर रद्द कर दिया गया कि इस तरह फौज का डिसिप्लिन खराब होने का पैगाम दुनिया के सामने जाएगा, जो पाक फौज के इमेज के लिए ठीक नहीं होगा। चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि फौज को अपने इस मौकफ से पीछे हटना पड़ा और एक बरतानवी नुमाइंदे के जरिए दुनिया के सामने ये नुक्ता नजर रखा गया कि पाक फौज का सामना बंगाली फौज से है, जिसने बगावत कर दी है। याद रखिए कि जिस वक्त ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ, इसके चंद ही घंटों के अंदर अंदर शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार कर लिए गए थे और वो जंग खत्म होने के बाद तक पाकिस्तान की कैद में थे। बगावत का आगाज शेख मुजीबुर रहमान ने नहीं किया था, बल्कि बगावत का आगाज या पाकिस्तान फौज के खिलाफ जंग का आगाज, इस खाना जंगी का आगाज पाकिस्तानी फौज के एक मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले फौजी अफसर ने की थी, जिनका नाम जियाउर रहमान था। जी हाँ, वही जियाउर रहमान जिन्होंने बाद अज़ां शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल भी किया, इनके खिलाफ कू भी किया, इनकी हुकूमत को हटाने के बाद इनके पूरे खानदान को कत्ल किया। और ये खालिदा जिया ही है जो अब तक बांग्लादेश की सबसे ताकतवर वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की ऑपोजिशन की पिछली कई दहाइयों से सबसे बड़ी मजबूत क्यादत रही है। सिद्दीक साले कहते हैं कि अगर चंद हफ्ते जाया किए बगैर बर वक्त इनकी तजवीज पर अमल कर लिया जाता तो शायद सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होती। ढाका में फौजी कार्रवाई शुरू होने के चंद रोज बाद मेजर जनरल राव फरमान की एक तजवीज भी रद्द कर दी गई, जिसमें इन्होंने कहा था कि बागी अनासिर के लिए आम मुआफी का ऐलान कर दिया जाए ताकि वो मुस्तकिल तौर पर भारत की गिरफ्त में ना चली जाए। मगर एक सीनियर जर्नैल ने इन्हें यह कहकर चुप करवा दिया कि अब सियासत का वक्त गुजर चुका है। इसी आला फौजी क्यादत को 5 माह बाद 4 सितंबर को बागियों के लिए आम मुआफी का ऐलान करना पड़ा, मगर तब तक बकौल शख्से पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। ये बागी अनासिर भारत की रहनुमाई में मुक्ति बहानी यानी सिपाही आजादी, जिसका नाम मुक्ति बहानी है, में शामिल हो चुके थे और बाद में जंग के दौरान इन्होंने भारतीय फौज का काम बहुत आसान किया। मार्च 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और कमांडर ईस्टर्न कमांड थे। इसी दौरान जीएचक्यू ने एक और लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी यानी कि ए के न्याजी को मशरकी पाकिस्तान रवाना किया, जिन्होंने 11 अप्रैल 1971 को कमांडर ईस्टर्न कमांड का चार्ज संभाला। जनरल न्याजी ने एक माह तक उसी फौजी हिकमत अमली को आगे बढ़ाया जो जनरल टिक्का खान ने तरतीब दी थी। चार्ज संभालने के बाद जनरल न्याजी बंगाली दानिशवरों और बंगाली हिंदुओं पर खूब बरसे। इनका ख्याल था कि बंगाली कौमियत को परवान चढ़ाने वाले यही लोग थे। इनकी मुआवनत के लिए अप्रैल 1971 में 3 मेजर जनरल और 2 फौजी डिवीजन मशरकी पाकिस्तान पहुंची। इन जर्नैलों में मेजर जनरल रहीम, मेजर जनरल शौकत रजा और मेजर जनरल नजर हुसैन शाह शामिल थे। इस इजाफी ताकत से मशरकी पाकिस्तान के बड़े शहरों से बागियों को भगा दिया गया और ज्यादातर हिस्सों पर मई के वस्त तक पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। मगर ये कंट्रोल ताकत के बल पर था। दिलों को जीतने और नाराज बंगालियों को साथ मिलाने की सलाहियत फौज में नहीं थी और ना ही इन्हें कभी इसकी जरूरत महसूस हुई।
बंगाली दानिश्वर और मोतबर लोग मुख्तलिफ खतूत पर सोच रहे थे और पाक फौज को समझ नहीं आ रही थी कि इन्हें कैसे राह रास्त पर लाया जाए। इन नाराज लोगों से भी जिस तरह का सलूक किया गया, वो भी पाक फौज की नाकाम हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। इस नाराज तबके की सोच की चंद मिसालें देखिए। सिद्दीक सालिक लिखते हैं कि इन्होंने तजवीज दी कि दाएं बाजू की हलीफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के बयान बार बार चलाने से बेहतर है ऐसी सरकर्दा बंगाली शख्सियात से बात की जाए जो सियासतदान ना भी हो मगर अपने इलाके में मोतबर ख्याल किए जाते हों और इनसे बयान दिलवाए जाए। तजवीज मान ली गई और इन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि सरकर्दा बंगाली लोग आसानी से ताउन पर तैयार नहीं होते थे। इस सिलसिले में उन्होंने मशरकी पाकिस्तान की अदालत आलिया के साबिक चीफ जस्टिस मिस्टर मुर्शद से मुलाकात की और इनसे ताउन की दरख्वास्त की। जस्टिस मुर्शद ने इनसे सोचने के लिए कम अज कम 3 माह का वक्त मांगा ताकि इस दौरान वो देख सकें कि पाक फौज अपना इक़्तिदार कायम रखने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। सिद्दीक सालिक ने जब ये रिपोर्ट आइंदा सरकारी इजलास में दी तो इंटेलिजेंस से एक अफसर बोले कि हम रातों रात जस्टिस मुर्शद को उठाकर इनसे हस्बे मंशा बयान ले लेंगे, वही जो आजकल भी होता है। रेडियो पाकिस्तान पर मातमी धुनें चलाना, हुकूमती इदारों में तैनात बंगाली लोगों की सोच भी जस्टिस मुर्शद से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। ढाका में 25 मार्च की फौजी कार्रवाई के बाद फैसला हुआ कि रेडियो पाकिस्तान दोबारा से चलाया जाए ताकि मार्शल लॉ अहकाम आवाम तक पहुंचाए जा सके। मेजर सिद्दीक सालिक ने रेडियो हुकाम को हिदायत दी कि रेडियो पर साजों पर धुनें नशर की जाए ताकि लोगों को एहसास हो कि रेडियो पाकिस्तान से नशरियात चल रही हैं और जब कोई मार्शल लॉ की तरफ से हिदायत आए मौसीकी रोक के आवाम तक पहुंचा दी जाए। इस हिदायत के बाद रेडियो पाकिस्तान ने मातमी धुनें चलाना शुरू कर दी। रेडियो पाकिस्तान हुकाम को टोका गया और इन्हें सिर्फ हमद, नात और मनकबत वगैरह नशर करने की हिदायत कर दी गई। इसके बाद हुकाम ये नगमा बार बार नशर करने लगे, ए मौला अली ए शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कश्ती शेख मुजीबुर रहमान की जमात अवामी लीग का इंतखाबी निशान था। इसी तरह जब टेलीविजन को क़याम पाकिस्तान का पस मंजर उजागर करने और तहरीक आजादी से मुताल्लिक प्रोग्राम टेलीकास्ट करने की हिदायत दी गई तो इन्होंने पहला ड्रामा मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर नशर किया। ड्रामे के आगाज में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तस्वीर दिखाई गई मगर बाद का सारा ड्रामा तहरीक आजादी के फरोग की नजर हो गया। किरदार बार बार ऐसे मकाल में बोलते थे, आजादी के जज्बे को दबाया नहीं जा सकता, आजादी कुर्बानियां मांगती है, या आजादी के लिए माओ को बच्चे और बहनों को भाई कुर्बान करने से दरेग नहीं करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ने अंदाजा लगाया कि अवाम के दिलों में अलहदगी पसंदगी और नफरत के बीज बोने में दानिश्वर तबके का मरकजी किरदार है। ख्याल किया जा रहा था कि आम बंगाली लोगों को यही तबका बहका रहा है। चुनाचे ताकत के इस मुंहजोर घोड़े का रुख इन बंगाली दानिश्वरों की जानिब मोड़ दिया गया। इसके लिए दानिश्वरों की फहरिस्तें बनवाई गई। अवामी लीग से इंतखाबी मैदान में शिकस्त से दो चार होने वाली दाएं बाजू की जमातें पाक फौज की हलीफ बन गई। इनमें काउंसिल मुस्लिम लीग, कन्वेंशन मुस्लिम लीग, कयूम मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और निजाम इस्लाम पार्टी नुमाया जमातें थी। इन जमातों के लोगों की मदद से ये फहरिस्तें बनाई गईं और बेरहम अंदाज में इन दानिश्वरों को एक एक करके कत्ल किया गया। इनमें शायर, अदीब, उस्ताद, कानूनदान, जज, वकील, ड्रामा निगार, सहाफी, फनकार और दीगर इसी कबील के लोग शामिल थे। इस ऑपरेशन को अमले सफाई यानी स्वीप ऑपरेशन का नाम दिया गया जो पूरी तरह कामयाब ना हो सका क्योंकि ये काम जिन लोगों के सुपुर्द था वो बंगाल और बंगला जबान से नावाकिफ थे और इन्हें मतलूबा लोगों की पहचान के लिए मकामी बंगालियों पर इन्हिसार करना पड़ता था। मकामी बंगाली इन हुकाम से पूरा ताउन करने पर तैयार नहीं थे। पाक फौज की हलीफ जमातों के कारकुनान बागियों की निशानदेही भी करते और पाक फौज इनके खिलाफ ऑपरेशन करती। इस ऑपरेशन की आड़ में हलीफ जमातों ने जाती दुश्मनों को भी बागी करार दिलवाया और यूं कई बेगुनाह लोग भी इन ऑपरेशंस में मारे गए। ऐसे ही एक ऑपरेशन का किस्सा सिद्दीक सालिक बयान करते हैं कि पाक फौज को दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक रखने वाले एक रहनुमा ने इत्तला दी कि कई बागी ढाका शहर के नवाह में गंगा के पार वाक़े करानीगंज में छुपे हुए हैं और बहुत जल्द ढाका शहर पर हमला करने वाले हैं। पाक फौज ने मजीद तहकीक किए बगैर इस गांव पर अलग सुबह जमीनी तोपों, मशीन गन तोपों और फौजी दस्ते के साथ धावा बोल दिया। थोड़ी देर बाद कंट्रोल रूम को यह खबर मौसूल हुई कि हमारी बहादुर फौज ने किसी जानी नुकसान के बगैर बागियों के कैंप पर कब्जा कर लिया है। सिद्दीक सालिक लिखते हैं कि शाम को इनकी मुलाकात इस कार्रवाई के इंचार्ज फौजी अफसर से हुई जिन्होंने निहायत अफसुर्दगी के आलम में बताया कि हमें गलत इत्तला मौसूल हुई थी। करानीगंज एक गरीब कस्बा है जिसमें सिवाय औरतों, बूढ़ों और बच्चों के कोई नहीं था जिन्हें गलत खबर पर भून कर रख दिया गया है। इस अफसर ने एतराफ किया कि इस सानहे का बोझ वो उम्र भर अपने जमीर पर लिए फिरेंगे। पाक फौज के इस ऑपरेशन के दौरान बेशुमार बंगाली शहरी नकल मकानी करके भारत चले गए। जो लोग नकल मकानी नहीं कर सके इनमें से बेशतर ने आफियत इसी में जानी कि इन्हें किसी ना किसी तरह पाक फौज के किसी बावर्दी अफसर की सरपरस्ती हासिल हो जाए
अब सरपरस्ती को यहाँ उन्होंने सिंगल कोट्स में लिखा है, क्योंकि माहौल ऐसा था कि उस वक्त फौजी भर्ती और पश्तो या पंजाबी बोली जाती हिफाजत और बका की जमानत समझी जाती थी। सिद्दीक सालिक लिखते हैं कि ऐसे बंगाली घराने जहां खूबरो नौजवान खवातीन मौजूद थी, इन्हें बैक वक्त पाक फौज के कई कई अफसरान की सरपरस्ती हासिल हो गई। इस दौरान सिद्दीक सालिक को भी एक दौलतमंद बंगाली खानदान में मुतारिफ करवाया गया। घर का सरबराह एक मकामी अखबार का एडिटर था। इनके नवाही घर में एक रोज कबल अमले सफाई के तहत कार्रवाई हुई थी, जिससे घबराकर इन्होंने बावर्ती शख्स को घर बुलाने का इंतजाम किया था। कुछ देर घर का सरबराह और इसकी खूबरो बीवी दोनों सिद्दीक सालिक के हमरा बैठे रहे, जिसके बाद एडिटर कोई बहाना बनाकर घर से चला गया और बीवी को फौजी अफसर के साथ अकेला छोड़ दिया। इस औरत ने बाद में सिद्दीक सालिक के सामने पाक फौज के साथ अपने उबलते हुए गुस्से का इन अल्फाज में इजहार किया कि मुझे इस वर्दी के तार तार से नफरत है, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक भी उन्हीं दरिंदों के कबीले से है, वहशीपन जिनके चेहरों पर रकम है। तुम लोगों को अपनी करतूतों पर शर्म आनी चाहिए। सिद्दीक सालिक ये सुनकर सख्त नादिम हुए और उल्टे पांव वहां से लौट आए। कहावत है कि अगर आप हाथ में हथौड़ी लेकर निकलेंगे तो हर मसला तीर जैसा ही नजर आएगा। पाक फौज के साथ भी यही मामला हुआ। हाथों में बंदूक हो तो मामला दुरुस्त करने के लिए बातचीत, मुज़ाकरात और एतमाद साजी जैसे तरीके फसूदा नजर आते हैं। तब हर मसले और हर इख्तलाफ का जवाब बंदूक की गोली से दिया जाता है। इसी गोली ने बंगालियों के दिलों में पैदा होने वाली बदएतमादी को नफरत के कैंसर में बदल दिया और 9 माह तक खून की नदियां में गौते खाने के बाद 16 दिसंबर 1971 को भारत की फौजी हिमायत के साथ मशरकी पाकिस्तान बिलाखिर बांग्लादेश बन गया।